मैं गौतम राणेसागर। दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन। 24 कैरेट न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करते हुए आज चयनित विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि बात चली है तो दूर तलक जाएगी। अब जब चर्चा चल गई है कि भारतीय नोटों पे किसके चित्र होने चाहिए, महात्मा गांधी के फ़ोटो होने चाहिए या महात्मा गांधी जी के साथ और फ़ोटो होने चाहिए, जब चर्चा चली है तो निश्चित हमें निष्पक्ष विश्लेषण करने की भी ज़रूरत है कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो डिजर्व करता है भारतीय नोटों पे अपने चित्र के लिए। अब वो इस देश दुनिया में है या नहीं है अलग बात है, लेकिन उसका व्यक्तित्व तो डिजर्व करता है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते हो तो जानते होंगे, तो विनम्रता के साथ हम आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संकल्पना के आधार पे ही आरबीआई का गठन हुआ था। असेंबली ने 1934 में इसको एक एक्ट पास किया था जिसको आरबीआई एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसका जो कंसेप्चुअलाइजेशन था, संकल्पना थी, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो एक गाइडलाइन प्रेजेंट की थी हिल्टन यंग कमीशन, जिसे हम रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किताब थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, उसी पे आधारित ये गठन किया गया था, उसी पे चर्चा की गई थी। उसके सारे आंकड़ों को तलाशा गया था, उसके आंकड़ों पे पूरे विश्लेषण किए गए थे और विश्लेषण किए जाने के बाद ही आरबीआई का गठन हुआ और लेजिस्लेटिव असेंबली ने बाकायदा आरबीआई एक्ट पास किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरह से इसमें सारी चीज़ें दिखाई थी, सारा बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारे जाने की। ये अलग बात है कि 1935 में जब आरबीआई का गठन हुआ, आरबीआई के 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हो पाया था, लेकिन इंडिया होम रूल तो पूरी तरह से कानून बन गया था और इंडिया होम रूल के आधार पे इस देश में कानून व्यवस्था संचालित होने लगी थी। लेकिन जब हम ये देखते हैं तो हमें पूरी तरह से जो बात पूरी तरह से दुखी करती है और हमें दुखी होने का मौका भी देती है, पछतावा भी होता है। और ये ख़ास तौर से यह देखने को मिलता है कि किस तरह से यहाँ पक्षपात हो रहा है। पक्षपात इसलिए कहते हैं कि भारत की करेंसी पे महात्मा गांधी की फ़ोटो है और ख़ास तौर से जो साइन पोस्ट लगाए गए हैं, उन साइन पोस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर को दिखाया जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है और ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया है। तो जब ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया है और ब्रांड एम्बेसडर बना करके बाकायदा ये कहा गया है कि जब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साइन पोस्ट लगते हैं, क्योंकि आप भी बेहतर जानते हैं कि आरबीआई नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साइन पोस्ट लगते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर को बैंकर, द बैंकर टू द नेशन कह करके प्रचारित किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान आरबीआई के गठन में क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर का सहयोग एसबीआई में क्या था? जबकि ये देखा जाए तो इन दोनों महापुरुषों का कोई भी रोल नहीं था। यही चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि जब दोनों महापुरुषों का कोई रोल ही नहीं था, न तो आरबीआई के गठन में और न तो एसबीआई के प्रचार प्रसार में, जिसका पुराना नाम बैंक ऑफ कलकत्ता हुआ करता था, उसमें भी कोई रोल तो नहीं था इन दोनों महापुरुषों का। तो आखिर इन दोनों महापुरुषों को, एक को नोट पे चित्रित कर दिया गया, भारतीय करेंसी पे चित्रित कर दिया गया और दूसरे महान विभूति को, महापुरुष को एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बना करके प्रस्तुत किया गया। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों ऐसा किया गया? क्या देश के साथ किसी भी तरह से देश के साथ इस तरह की बात की जा सकती है? देश में इनका कोई योगदान रहा है कि नहीं रहा है, ये जानने की कोशिश की जाती है। किसी भी नोट में या किसी भी घर में जब कोई चित्र होता है
तो परिवार के लोगों को सोचने समझने की जो दृष्टिकोण होता है, जो स्टाइल होती है, वो उसी हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। महात्मा गांधी की जब फोटो, मोहनदास करमचंद की गांधी की जब फोटो इस तरह से आती है करेंसी पे, तो उनके दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये देखें कि डॉक्टर अंबेडकर मोहनदास करमचंद गांधी के लिए क्या कहते थे, उसे भी कोट करना जरूरी है। समझ रहे हैं, इफ़ ए मैन विद गॉड्स नेम ऑन हिज स्टोन एंड ए sword अंडर हिज armpit deserve the appellation of a महात्मा, then मोहनदास करमचंद गांधी was a महात्मा। यदि कोई व्यक्ति जिसके जुबान पे भगवान का नाम हो, लेकिन वो बगल में कहते हैं कि आर्मपिट, अपने बगल में, अपनी कखौरी में अगर वो तलवार छुपा करके आगे बढ़ता हो, ऐसे व्यक्ति को अगर महात्मा के नाम से नवाजा जा सकता है, महात्मा की पदवी दी जा सकती है, तो निश्चित तौर पे मोहनदास करमचंद गांधी एक महात्मा थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये शब्द हैं डॉक्टर अंबेडकर के। चर्चा हम करेंगे कि इस तरह से जब गांधी जी का दृष्टिकोण क्या, आर्थिक तौर पे क्या था, यह जानना भी जरूरी है। भारत की करेंसी बार बार उसका अवमूल्यन क्यों हो रहा है, और इंटरनेशनल करेंसी में वो दब करके क्यों रहती है, अवमूल्यन डीवैल्यूएशन क्यों हो जाता है, दूसरे करेंसी के जरिए उसका वैल्यूएशन घट क्यों जाते हैं, इस पर भी हमें चिंतन करने की ज़रूरत है कि ऐसा आखिर होता क्या है। यह बात ज़रूरी है कि अगर हम ये कह दें कि इस पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अगर फोटो होती इंडियन करेंसी पे, भारतीय मुद्रा पे, तो कभी भी भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन नहीं होता। क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में जब पूछा गया, महात्मा गांधी जी से जब पूछा गया कि मिस्टर गांधी, क्या आपका आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, आउटलुक क्या है, क्या विजन है इस देश को, भारत देश को, अगर जिस स्वतंत्रता की आप बात कर रहे हैं, भारत देश अगर स्वतंत्र हो गया तो आपका आर्थिक दृष्टिकोण क्या होगा, सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या ऐसे आदमी का जिसका आर्थिक दृष्टिकोण ये हो, वो कहता इफ आई एम ए स्क्वेंजर वाई कैन नॉट बी माई सन। यदि हम गली में झाड़ू लगा करके स्वीपर का काम करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो मेरा बेटा क्यों नहीं हो सकता। जब इस सोच के व्यक्ति की फोटो होगी, चित्र होगा भारतीय नोटों पे, तो सोच भी उसी तरह से आगे बढ़ेगी। कभी भी आर्थिक दृष्टिकोण पे रचनात्मक सोच हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी वर्णाश्रम में विश्वास करते थे, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये जो समाजवादी अर्थतंत्र हो, अर्थव्यवस्था हो भारत की, वो कभी भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे वर्णाश्रम में जो निर्धारित मापदंड हैं, उस मापदंड के आधार पे ही लोगों को अधिकार दिए जाएं, लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, लोगों के कर्तव्य निर्धारित किए जाएं। और यही वजह है कि भारतीय रुपए का अवमूल्यन पूरी तरीके से होता चला जा रहा है। कहते हैं कि जब भी किसी देश की करेंसी गिरती है, तो केवल करेंसी डिवैल्यू नहीं होती, उस देश का जो शासक होता है, उस शासक का भी डिवैल्यूएशन होता है, अवमूल्यन होता है उस शासक का, और दुनिया में बढ़ते हुए प्रभाव पे उसके दाग लगते हैं, उसके दामन पे दाग लगते हैं। पता नहीं हमारे देश के जो शासक हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जिनके हाथों में सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, इस बात का उन्हें एहसास है कि नहीं है, ये हम नहीं जानते। डॉक्टर अंबेडकर होते तो आर्थिक दृष्टिकोण अलग होता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सोशलिज्म इकोनॉमी की बात करते थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते थे। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वो न किसी सेक्ट के आधार पे, न पंथ के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न जात के आधार पे, न पेशे के आधार पे, जिसकी जो एबिलिटी है, जिसमें जो गुण है, उस गुण का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो जिस देश में समभाव से
संवेद भाव से वहाँ के नागरिकों को आगे बढ़ने की छूट दी जाती है, वह देश प्रगति करता है, आर्थिक तौर पे मजबूत होता है। लेकिन चूंकि गांधी जी की उस पर प्रतिमा है, तो गांधी जी के प्रतिमा के आधार पे सोच भी उसी तरह कूप मंडूक होगी, सोच परिष्कृत नहीं हो सकती। और जहां परिष्कृत सोच न हो, डेवलप्ड सोच न हो, विकासशील सोच न हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था का परिकल्पना न हो, जहां कमांड इकोनॉमी न हो, इस देश को मजबूत बनाना है तो कमांड इकोनॉमी की जरूरत होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के देखे गए सपने के आधार पे उनकी जो संकल्पना थी आरबीआई को गठन करने की, उसके आधार पे आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक बात ज़्यादा हम लोगों को दुखी करती है, चोटिल भी करती है, अंदर से घायल कर जाती है कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ। प्रत्येक अप्रैल को 1 अप्रैल को आरबीआई अपना स्थापना दिवस मनाता है, लेकिन भारत के कूप मंडूक पाखंडी लोगों ने 1 अप्रैल को फुलिश डे बना दिया, मूर्ख दिवस बना दिया। तो जिस देश में करेंसी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा संस्थान अपना स्थापना दिवस मना रहा हो और पूरा मास, पूरा जन समुदाय स्थापना दिवस को मूर्ख दिवस के रूप मना रहा हो, उस इंस्टीट्यूशन का हश्र क्या होगा? आप बेहतर समझ सकते हैं उस इंस्टीट्यूशन का हश्र क्या होता है। अगर डिजर्विंग की बात की जाए तो आदमी डिजर्व कैसे करता है, डिजर्विंग इंडियन करेंसी पे किसका चित्र होना चाहिए था। एक उदाहरण हम आपके सामने बताना चाहेंगे कि एक हॉलीवुड की मूवी आई थी जिसका नाम था डू द राइट थिंग। बेहतर चीज उचित समय पे उचित कार्य करिए। डायरेक्टेड बाय स्पाइक ली इन 1989 में स्पाइक ली ने इसको डायरेक्ट किया था और मूवी ने ये बताया, उस मूवी चारों तरफ उसकी कहानी सिर्फ इसलिए घूमती रही क्योंकि जो पिज्ज़ा सप्लाई किया जाता था, पिज्ज़ा निश्चित तौर पे उसके पिज्ज़ा के ओनर इटालियन थे, लेकिन वो ज़्यादातर पिज्ज़ा सप्लाई किसको किया जाता था? अश्वेत लोगों को। अश्वेत लोगों ने डिमांड किया कि जब पिज्ज़ा का सबसे ज़्यादा प्रयोग अश्वेत अफ्रो अमेरिकन करते हैं, अश्वेत लोग करते हैं, तो इस पे सिर्फ फोटो किसकी होनी चाहिए? इसकी फोटो सिर्फ होनी चाहिए थी अश्वेत लीडर की। चलिए हम आपकी इस बात से भी मान लेते हैं कि केवल अश्वेत लीडर की फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं। जो भी आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसको वॉल ऑफ फेम पे चिपकाया जाता है पिज्जा के शॉप पे, उसका आंदोलन जब आगे बढ़ा तो आंदोलन आगे बढ़ने के बाद परिणाम ये निकला कि मैल्कम एक्स और मार्टिन लूथर किंग को हाथ मिलाते हुए वो फोटो दिखाया गया, शॉप पे पूरे चिपकाए गए। ये आंदोलन होता है। ये आंदोलन तब हुआ कि अफ्रो अमेरिकन ने पूरी तरह से समझा और जो मार्टिन लूथर किंग द्वारा किया गया आंदोलन था, उस आंदोलन के प्रति उन्होंने पूरा समर्पण व्यक्त किया और पूरी प्रतिबद्धता से उन्होंने लड़ाई लड़ी। अपनी पूरी कर्मठता उन्होंने उस लड़ाई के पीछे झोंक दी। तब परिणाम ये हुआ कि मैल्कम एक्स के साथ मार्टिन लूथर किंग की फोटो लगाई गई, वहां लगा करके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कद्र सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी जो थे वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण को पूरी तरह से खारिज करते थे, उनके समाजवादी अर्थव्यवस्था को खारिज करते थे, लेकिन गांधी के जो समर्थक थे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था किसी तरह से प्रचारित न हो पाए, प्रसारित न हो पाए, इसका उपाय हमेशा ढूंढा करते थे। इसलिए जिनमें आर्थिक दृष्टिकोण न हो, उस आर्थिक दृष्टिकोण के अभाव वाले व्यक्ति का अगर नोटों पे चित्रण होगा, नोटों पे फोटो होगी, तो भारत की, इंडिया की करेंसी बार बार डिवैल्यू होगी और दुनिया में अपना अस्तित्व खोएगी।
इस पे आप विचार करिए, फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, या जिसके जो भी अभिवादन करने के तरीके।